हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे व्हीकल या फिर डाइल्यूएंट हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं बैलेबिलिटी या फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे डिसइंटीग्रेंट लुब्रिकेंट या सस्पेंडिंग एजेंट है वो कैसे अफेक्ट करते हैं मेरे जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस या बैलेबिलिटी को। तो आप यहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इन तीन इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि कैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को ये तीनों अफेक्ट करते हैं। सो हियर आई स्टार्ट विद डिसइंटीग्रेंट कि कैसे डिसइंटीग्रेंट अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट करना मतलब चीजों को तोड़ना। ठीक है। तो टैबलेट की बात अगर हम करें तो टैबलेट टूटती किस में है? अपने ग्रेन्यूल्स में। ओके। और ग्रेन्यूल्स में टूटने के बाद वो और फाइन पार्टिकल्स में टूटती है बिफोर एब्जॉर्प्शन, ताकि वो डिसॉल्व हो सके इजली। तो डिसइंटीग्रेट करने के लिए किसी भी टैबलेट को हमें ओवरकम करना पड़ता है कोएसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स मीन्स किसी भी पार्टिकल्स के बीच में अगर दो मतलब एक होता है एडेसिव फोर्स और एक कोएसिव फोर्स। मींस कि एक टैबलेट है और टैबलेट में बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं वो आपस में एक कोएसिव फोर्स में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो और जैसे ही दो टैबलेट के बीच की बात की जाती है तो यहाँ पे एडेसिव फोर्स की बात की जाएगी। और एडेसिव मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में जो फोर्स लगता है। और कोएसिव मतलब एक ही चीज के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे एडेसिव फोर्स की बात आती है। सो यहाँ पे अगर हम ओवरकम कर लें कोएसिव फोर्स को तो ब्रेक देम अप इन कांटेक्ट विथ वाटर। मतलब डिसइंटीग्रेट करते क्या हैं? मतलब जो कोएसिव फोर्स ये क्रिएट करते हैं, एक वो जैसे ही वो पानी में जाता है वैसे ही वो कोएसिव फोर्स खत्म हो जाता है और वाटर में टैबलेट बिखरने लगेगी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। सो इट इज एसेंशियल फॉर टैबलेट डिजोल्यूशन। ऑब्वियसली जब तक डिसइंटीग्रेट नहीं होगा टैबलेट तो डिजोल्व कैसे होगा। तो डिसइंटीग्रेंट हाइड्रोफिलिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेंट हाइड्रोफिलिक होते हैं। मीन्स वाटर के साथ उनकी जो फिलिसिटी मतलब चाहत है वो काफी ज्यादा होती है, तो इसी वजह से उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और मैक्सिमम इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो हाई डिसइंटीग्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेते हैं डिसइंटीग्रेंट की तो कैन लोअर द बाइलेबिलिटी। बाइलेबिलिटी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे इस पॉइंट में आप इस पे जरूर ध्यान दें कि डिसइंटीग्रेंट ज्यादा होंगे तो मतलब बाइलेबिलिटी प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि टैबलेट जाते ही बिखर जाना है। और वो जहां पे हो सकता है कि डिसइंटीग्रेंट की क्वांटिटी आपने ज्यादा ले ली और रिक्वायरमेंट हमें स्लो रिलीज कराने का था। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जल्दी से जल्दी ड्रग स्टमक में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वहीं पे पार्टिकल्स में टूटेगी और उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी और वहां से एब्जॉर्प्शन हो सकता है बेटर ना हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो उस केस में क्या होता है कि हमें बाइलेबिलिटी कम ऑब्जर्व होती है। तो करना क्या है आपको, एडजॉर्बिंग डिसइंटीग्रेंट। यहाँ पे हम कुछ केसेस और भी लिए हुए हैं जिसमें आप एब्जॉर्बिंग डिसइंटीग्रेंट का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज बेंटोनाइट एंड वीगम। दीज आर अवॉइडेड विद लो ड्रग डोज। मीन्स कि ये एडजॉर्बेंट्स हैं, अपनी सरफेस पे ड्रग को एडजॉर्ब करा लेते हैं। ठीक है। तो जो ड्रग का सरफेस एरिया एक्सपोज होना था डिजोल्यूशन मीडिया में वो नहीं हो पाता। और सपोज ड्रग की डोज भी लो है तो ऑलरेडी सोने पे सुहागा मान सकते हो कि ड्रग की डोज लो है और वो एडजॉर्ब हो गया तो आधा तो एक्सपोज नहीं हो पाता। और एडजॉर्प्शन मतलब जो बॉन्ड बन रहा है एडजॉर्प्शन के दौरान में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से वो इजिली छोड़ते नहीं है ड्रग को। तो लो डोज ड्रग के साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं दैट इज डेगोक्सिन एंड एल्केलॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स। दीज आर एडजॉर्ब
इन अ लार्ज डोज। ठीक है, लार्ज डोज में एडजॉर्ब कराए जाते हैं। अगर लो डोज होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि बेंटोनेट हमने दिया है डिसइंटीग्रेंट के तौर पे। ठीक है, डोज जो एल्केलॉइड की है सपोज 10 mg, ओके, 10 mg या 20 mg की आप सपोज टैबलेट बना रहे हैं, तो 20 mg हमने एडजॉर्ब करा दिया। ठीक, एट द टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन जो ड्रग रिलीज होनी चाहिए थी वो 20 mg होनी चाहिए थी, लेकिन एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना काफी स्ट्रांग है यहाँ पे, तो एडजॉर्प्शन के कारण जो ड्रग रिलीज, अपीरेंट ड्रग रिलीज है वो कम हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कम डिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, ड्रग की अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 mg से या फिर 20 mg से इसकी डोज को बढ़ा के कितना कर देना है। सपोज हमने 40 ले लिया, तो 40 mg कर देने से क्या होगा कि 20 mg एडजॉर्ब हो गई, बची कितनी 20 mg, तो उसका एक्चुअल डोज ट्रांसफर हो जाएगा हमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, क्योंकि हमने इसको बोलते हैं ओवर एजेस, राइट। तो ऐसे सारी केसेस में जहां पे कुछ ना कुछ ड्रग लॉस हो रही है, ड्रग की डोज कम है, उस केस में आप ओवर एजेस ऐड करते हैं। ऐसा होता है जब सेल्फ लाइफ, सपोज हमें पैरासीटामोल की टैबलेट है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी किसी को, तो वो 350 mg में भी आती है, 500 mg में भी, और डोलो में 650 mg में भी आती। ठीक है, अब करते क्या है कि अगर हमें पता है कि 2 साल में वो एक्सपायर होने वाला है ना, 2 साल में एक्सपायरी का मतलब क्या होगा कि 10% पोटेंसी ड्रग की वो लॉस हो जाती है। बची 90% तो है ना, लेकिन 90% की वजह से थेरेपेटिक रिस्पॉन्स हो सकता है थोड़ा सा कम हो, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, 500 mg की टैबलेट में थोड़ा सा बढ़ा के ड्रग पहले ही डाल देते हैं, वो 550 mg या 600 mg हो। तो होगा क्या कि 550 mg से हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं है। डोलो में ऑलरेडी 650 mg हम खा रहे, 350 mg भी हम खा रहे, तो 500 mg से हम बढ़ा दिए, 550 mg कर दिया। तो अगर 10% ड्रग लॉस दो साल के बाद हो भी गई, तो 10% कितना होता है 550 का भाई, 55। ठीक है, 55 mg लॉस हो भी गई, तो बची कितनी फाइनली 495 mg ये बच गई। ठीक है, तो हमें चाहिए कितना था 500 mg, तो 5 mg का लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। सो वी कैन कंसिडर दीज टैबलेट्स एज सेफ एंड इफेक्टिव इवन आफ्टर एक्सपायरी डेट। तो ओवर एजेस ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा केस है, दैट इज फॉर देयर फ्रैक्शन इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ज्यादा हम डोज ले लिए तो उसमें कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई, कुछ फ्रैक्शन अवेलेबल है फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा डिसइंटीग्रेंट है दैट इज माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, एमसीसी बोलते हैं, एमसीसी बेस्ट डिसइंटीग्रेंट की कैटेगरी में रखा गया। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज हो गया या फिर नैनो क्रिस्टलाइन सेलुलोज हो गए, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, इट वर्क एज ए बाइंडर ऑल्सो एट हाई कंप्रेशन फोर्स। अगर एमसीसी आपने यूज किया है और कंप्रेशन लोड इतना ज्यादा कर दिया कि वो एक टाइम के बाद में वो क्या करना है, वो कंप्रेशन फोर्स ज्यादा होने की वजह से हार्ड होगी टैबलेट, और हार्ड होने की वजह से वो बाइंडर के तौर पे काम करने लगता है, मॉलिक्यूल आपस में ग्रेन्यूल्स को अच्छे से बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो आपको ऑप्टिमाइज भी करना है कि एमसीसी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेनी है, एमसीसी यहाँ पे एमसीसी की कॉन्सेंट्रेशन और फिर कंप्रेशन फोर्स, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों में बैलेंस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसइंटीग्रेंट। अभी लुब्रिकेंट और एंटी फ्रिक्शनल एजेंट पे आते हैं। व्हाट इज लुब्रिकेंट? तो
लुब्रिकेंट के नाम से समझ में आ रहा है कि ये अगर टैबलेट भी बनाने जाते हैं तो वहां पे ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है। ग्रेन्यूल्स अगर फ्री फ्लोइंग नहीं होंगे तो जब भी हम डाई यूज कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे डाई है, बहुत सारी डाई और स्टेज पे है, जब भी हम ग्रेन्यूल्स यहाँ से ग्रेन्यूल का मास इसमें डालेंगे तो यूनिफॉर्मली इसमें भी फिल होना चाहिए, इसमें भी फिल होना चाहिए और इसमें भी स्मूथली फिल होना चाहिए। पता चला कि फ्री फ्लोइंग नहीं है तो इसमें आधा फिल हुआ, इसमें पूरा फिल हो गया और इसमें भी आधा, इतना ही फिल हुआ। तो फ्री फ्लोइंग होना जरूरी है ताकि इजीली डाई को फिल किया जा सके और ऊपर से पंच आने से पहले। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस मोस्ट ऑफ द लुब्रिकेंट नोन टू रिड्यूस इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स अगर दो सरफेस को अगर हम ऐसे मतलब ये जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें रफनेस होने की वजह से एक फ्रिक्शन हमें फेस करना पड़ता है, कुछ फ्रिक्शन फील होता है। लेकिन इसमें अगर हम पाउडर डाल दें तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि पाउडर क्या करेगा, जो वो रफनेस है ना, उस रफनेस को फिल कर देता है, जिसकी वजह से इजिली हाथ मतलब किसी भी हार्ड सरफेस या रफ सरफेस से आप स्मूथली निकाल सकते हैं। तो दैट इज द वर्क ऑफ लुब्रिकेंट। अभी इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को इसने कम कर दिया। ठीक, स्टिकिंग एंड एडेशन ऑफ द पार्टिकल टू डाइज एंड पंचेस। अब पंच पे किनारे किनारे अगर हम पंच करते हैं, जैसे ही कंप्रेशन लोड लगाते हैं, तो साइड साइड में क्या होगा, एडेशन हो जाता है या फिर स्टिकिंग हो जाती है पार्टिकल्स की, तो वो चिपके ना, इस वजह से भी लुब्रिकेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज लुब्रिकेंट की है, ये आप दिमाग में जरूर रखिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो जीपैट की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट लुब्रिकेंट्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ द लुब्रिकेंट्स हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये जल्दी वेट नहीं होते, गीले नहीं होते। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिसिटी जरूरी है, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर ले लेंगे तो अपना एक्चुअल काम नहीं कर पाएंगे, तो मॉइस्चर उनको नहीं लेना है, ये दिमाग में रखने वाली बात है। सो सेवरल मेटेलिक स्टीयरेट्स, मैग्नीशियम स्टीयरेट, ये इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। तो मैग्नीशियम स्टीयरेट, that is the one example we can use as a lubricant and inhibit wettability and water penetration. अभी मैंने बोला कि वेटेबिलिटी को इनहिबिट करते हैं तो वाटर का पेनिट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से मॉइस्चर लेने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है टैबलेट की। एंड व्हेन डिसइंटीग्रेंट्स आर कोटेड विद द लुब्रिकेंट इट इज अ गुड कंडीशन। डिसइंटीग्रेंट का हमने ग्रेन्यूल्स बनाया, उसके बाद टैबलेट पंच कर दी और उसमें हमने पहले से ही क्या डाल रखा है, लुब्रिकेंट, तो एक कोटिंग हो जाती है, कोटिंग हो गई अपनी लुब्रिकेंट की। सो वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स में कुछ ऐसे वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स भी हैं, जैसे SLS हो गया, कार्बोवैक्स हो गई, एंड दीज प्रमोट्स डिजोल्यूशन प्रोसेस। अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस को प्रमोट करना है तो ऐसे लुब्रिकेंट ऐड कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम डिसइंटीग्रेंट के साथ में आप ऐड कर सकते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी नॉर्मली यूज लुब्रिकेंट टू improve the flow property of the particles and reduce the interparticle friction and reduce the chance of sticking and adhesion here. These 2 points are very much important. So this is all about lubricant. Now lubricant coating. Suppose in the case of coating, the retardation effect of coating on drug dissolution. लुब्रिकेंट की कोटिंग जब भी करते हैं तो ये एक रिटार्डेशन इफेक्ट शो करते हैं ड्रग डिजोल्यूशन में। मतलब ड्रग डिजोल्यूशन प्रोसेस में रिटार्डेशन, सो रिटार्डेशन मीन्स डिक्रीज करना, स्लो करना, कम करना। तो रिटार्डेशन, लुब्रिकेंट की कोटिंग डिजोल्यूशन, ड्रग डिजोल्यूशन प्रोसेस में रिटार्डेशन करेगा।
इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अभी इस ऑर्डर को देखेंगे कि कौन से कोट किस तरीके की कोटिंग में डिजोल्यूशन प्रोसेस कम होता है, कौन सी ज्यादा होता है, कौन सी बहुत ज्यादा होता है। तो एंटेरिक कोटेड जो भी टैबलेट्स है उसमें डिजोल्यूशन रेट बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो पीएच डिपेंडेंट है। अभी ध्यान देना इस बात को। स्टमक में वो रिलीज नहीं करेंगी, उस पर ऐसे पॉलीमर की कोटिंग कर दी जाती है कि वो डिजोल्व होता है इंटेस्टाइन में जाके, न्यूट्रल पीएच या फिर बेसिक पीएच पे, स्लाइड बेसिक पीएच पे। इन दैट केस हमारी ड्रग स्टमक में डिजोल्व नहीं होगी। सेकेंड केस इज शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग में थोड़ा सा रिटार्डेशन इफेक्ट कम होगा, और यहाँ रिटार्डेशन इफेक्ट बिल्कुल भी कम होगा, क्योंकि ये फिल्म कोटिंग है और बहुत जल्दी नॉन एंट्रिक फिल्म कोटिंग बहुत जल्दी टूट जाती है और डिजोल्यूशन प्रोसेस फास्ट होगा यहाँ पे। द डिजोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ कोटेड टैबलेट चेंजेस विथ एजिंग। डिजोल्यूशन प्रोफाइल कोटेड टैबलेट का एजिंग के साथ में, तो स्टोरेज कंडीशन के साथ में, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो अलग अलग टाइम पॉइंट पे अलग अलग डिजोल्यूशन प्रोफाइल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोटिंग हमने जो किया है उसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है। सो सिलेक्ट कोटेड टैबलेट्स ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज डिजोल्व मोर स्लोली इन द इंटेस्टाइन। सिलेक्ट कोटिंग करने के बाद हमें क्या होता है कि जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है आफ्टर सम टाइम। ओके, सो सजेशन क्या है, एडिंग पीवीपी इज बेनिफिशियल। यहाँ पे इसके सिलेक्ट के साथ में पीवीपी को ऐड कर देना, मतलब पहले से ही आपको दिमाग में हो कि 2 साल के बाद ऐसा होने वाला है, तो क्यों ना इसमें पहले से ही हम पीवीपी ऐड कर दें। दैट कुड बी मोर बेनिफिशियल if you are a formulation scientist and you are going to develop any tablet dosage form. So सस्पेंडिंग एजेंट और विस्कोसिटी इम्पार्टेड। सस्पेंडिंग एजेंट बेसिकली सस्पेंड कर देना किसी चीज को कहीं पे, है ना। कोई भी पार्टिकुलेट सिस्टम है, जो नैनो पार्टिकुलेट सिस्टम है या फिर पार्टिकुलेट सिस्टम है किसी सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड है, उस केस में हमें विजुअली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये पता चलता है कि कुछ कुछ टाइम के बाद में जो भी इस सिस्टम में पार्टिकल्स थे तो वो सेटल होने लगते हैं, और सेटल होके यहाँ पे एक केक बना लेंगे। ओके, तो ये केक ऐसा हो सकता है कि ये रीडिस्पर्सिबल ना, अगर ये नॉन फ्लॉकुलेटेड है तो पैकिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि वो रीडिस्पर्स होंगे नहीं, केक फॉर्म में आप करते रहिए, हिलाते रहिए ना, नहीं होने वाले। उस केस में हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि सेटलिंग बहुत स्लो हो। दूसरा चीज ये हो सकता है कि विस्कोसिटी को हम बढ़ा दें। वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन जैसे ही हम विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं सेटलिंग टाइम बढ़ जाता है। जिस रेट से सेटल हो रहे थे पार्टिकल्स उस रेट से नहीं हो रहे, अब स्लो रेट से हो रहे हैं, सेटलिंग स्लो होगा, इस वजह से सस्पेंडिंग प्रॉपर्टी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो पॉपुलर सस्पेंडिंग एजेंट्स दैट इज हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स, अकेसिया एंड ट्रागैकेंथ, ये गम, नेचुरल गम्स में। सिंथेटिक गम्स में अगर हम देखेंगे तो सीएमसी एंड एमसी। सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, एमसी मिथाइल सेलुलोज, तो सिंथेटिक गम्स भी हैं। तो natural synthetic and synthetic gums we can use for suspending of particulate system. So it stabilize the drug, solid drug particles. Stabilize means system में इन particles को dispersed form में रखना, that is stabilization process. और जब वो settle हो गए तो stability नहीं रही, है ना, तो that is stable, that is non-stable. Okay, so you should keep in mind, and reducing the rate of settling, ये भी एक वर्क होता है। रेट ऑफ सेटलिंग को रिड्यूस करना, इंक्रीज विस्कोसिटी। सम सुगर्स इंक्रीज विस्कोसिटी, इंप्रूव पैलेटेबिलिटी एंड पोरेबिलिटी। कुछ सुगर्स भी यूज होते हैं विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए। पैलेटेबिलिटी मतलब हम खाते हैं ना, शुगर डालने की वजह से जो आपका फॉर्मुलेशन है वो मीठा हो गया, तो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। भाई मैक्सिमम ड्रग कड़वी होती है, आप भी कहिए बच्चों को खिलाइए वो तुरंत उल्टी कर देंगे, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि कड़वी इतनी ज्यादा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते।
palatable नहीं है. So in order to make it palatable, you can add some sugars, and that sugar will work as a suspending agent also. Viscosity improviser. So sodium CMC, it forms a poorly soluble complex with amphetamine. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है एम्फेटामिन के साथ में, जो कि और कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ में विस्कोसिटी बढ़ जाती है और एम्फेटामिन की, और इसके रेट ऑफ सेटलिंग वो कम हो जाएगी. तो इंक्रीज इन विस्कोसिटी एक्ट एज अ मैकेनिकल वेरिएट टू द डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग. अभी मैंने बताया कि विस्कोसिटी को बढ़ा दो, ये थिक सोल्यूशन है, ये थिन है, विस्कोसिटी बढ़ गई. अब रेट ऑफ सेटलिंग इसमें स्लो मिलेगा और इसमें फास्ट मिलेगा. ये लो हाई विस्कोसिटी या हियर लो viscosity. So you should keep in mind viscosity inversely proportional. Viscosity बढ़ाओगे रेट ऑफ सेटलिंग कम होगा, विस्कोसिटी कम करोगे रेट ऑफ सेटलिंग ज्यादा होगा. ये तीनों चीजें मैंने कवर की, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये ड्रग डिजोल्यूशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. और अगर ड्रग के डिजोल्यूशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली ड्रग के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को भी अफेक्ट करेंगे और बायोअवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करेंगे. ओके, सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू अबाउट द सर्फेक्टेंट्स हियर, सर्फेक्टेंट्स, बफर्स एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स. तो क्या है ये, इसको जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए और कैसे ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस या बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. तो कीप वॉचिंग माय चैनल. थैंक यू सो मच.